आइए आज हम लोग फिर से अपवर्तन के विषय में एक प्रश्न देखते हैं। कोई विद्यार्थी ने हमसे इस प्रश्न किया था, यदि आपके पास 10वीं क्लास की बुक्स होगी भारती भवन की, तो आप उसमें उसकी प्रश्नावली में आंकिक प्रश्न में इस प्रश्न को देख सकते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, प्रश्न कहता है हम लोग का कि कोई कांच का टुकड़ा है, ये कांच का स्लैब है, हवा है, इधर हवा से आती हुई प्रकाश की किरण कहता है कि अभिलंब के साथ 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है और इस स्लैब का जो अपवर्तनांक है n बराबर √2 है। तो बताना यह है कि इसका अपवर्तन कोण क्या होगा। जो अपवर्तित किरण आएगी इस प्रकार, ये जो कोण होगा r का मान क्या होगा। तो सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपवर्तनांक का, कि अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है n = sin i बटे में sin r। n का मान यहाँ पे हम देख सकते हैं √2 sin i यानी sin 45 डिग्री बटे में sin r। इसको थोड़ा सा सोल्व किया जाएगा अगर, तो sin r को यहाँ ला दें और √2 को यहाँ ला दिया जाए, तो sin r = sin 45 बटे में √2। sin 45 का मान आप त्रिकोणमिति या सारणी से देखेंगे, sin 45 का मान होता है 1/√2 और ये √2 पहले से यहाँ मौजूद है। √2 इनमें √2 का मल्टीप्लाई होगा 1/2 और 1/2 जो होता है वो sin 30 का मान होगा। 1/2 sin 30, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 30 डिग्री। ये साइन और साइन कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए r = 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से और भी प्रश्न आप अपने प्रश्नावली से अपनी अपनी पुस्तक से बनाइएगा, ना सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। हम लोग एक नया चीज पढ़ते हैं आज अपवर्तन के बारे में, पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में देखते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है। मान लिया जाए कि ये कोई सघन माध्यम है, ये कोई सघन माध्यम है, ये कोई सघन माध्यम है। इस सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम की ओर जा रही है। जहां से कोई आपतित किरण सघन माध्यम से इस विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि ये किरण कुछ इस प्रकार सीधा न जा करके इस प्रकार मुड़ेगी, और जब हम इस एंगल को, इस कोण जो आई है, आई
इस कोण आई को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब बढ़ाएंगे इस कोण को तो आप यहां पे देखें इस प्रकार से आपतित किरण अपवर्तन के बाद इसी मार्ग पे हो जाती है। ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐसा हो सकता है। जब हम इसको ऐसे करेंगे इसी पे आ जाएगा, यहां से ऐसे ले जाएंगे तो एक स्थिति ये भी आएगी कि ये इसी के अंदर वापस चला आएगा, आ सकता है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें दोनों माध्यमों के उभयनिष्ठ सतह पर अगर इसके समांतर में हो जाएं, अर्थात इस आई का वो मान लिया जाए जिसके लिए अपवर्तन का कोण R बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री। इस 90 डिग्री वाले अपवर्तन कोण के लिए जो ये आपतन कोण होगा इसे हम कहते हैं थीटा सी, यानी क्रांतिक कोण। इसे क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। यानी कि वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत जो आपतन कोण आई होगा इसे क्रांतिक कोण कहेंगे। इसे थीटा सी, सी फॉर क्रिटिकल यानी क्रांतिक से दर्शाते हैं। तो अब इस क्रांतिक कोण से अगर ज्यादा कोण हम बना देंगे, ये हमारा कोण जब इससे भी थोड़ा सा बड़ा होगा, हमारी किरणें कुछ इस प्रकार से आएंगी, तब जो ये समांतर है समांतर में होकर के कुछ इस प्रकार से अंदर आ सकता है। और जैसे ही इसी माध्यम में ये किरणें वापस आएंगी यानी परावर्तित हो गई और अंदर ही अंदर है इस माध्यम के, इसलिए इस घटना को हम लोग पूर्णांतरिक परावर्तन कहेंगे। तो आइए हम लोग इसको एक अलग से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये सघन माध्यम है। यहां से हम कल्पना करते हैं कि कोई प्रकाश की किरण ये इस प्रकार से प्रवेश कर रही है, जहां पे आई क्या है? सी है। यहां पे जो आई है ग्रेटर देन थीटा सी। क्रांतिक कोण से बड़े आपतन कोण की हम बात करेंगे, तब इस स्थिति में ये किरणें इस प्रकार 90 डिग्री पे न जा करके, जब ये किरण थोड़ा सा बाहर की तरफ होगी, ये किरणें थोड़ा अंदर की तरफ आती हैं, तब ये किरण क्या होगी? कुछ इस प्रकार से अपवर्तित होगी, यह विलंब। तो जब आपतन का कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तब अपवर्तित किरणें पुनः इसी सघन माध्यम में लौट आती हैं। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? क्रांतिक कोण से बड़ा इस कोण को होना चाहिए। और हमारे प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां पे इसका अनुपालन होता है, ऐसा देखने को मिलता है। आप जितने भी कीमती पत्थर देखेंगे जो पत्थर चमकने वाले हैं, उन पत्थरों में से चलिए हम बात करते हैं एक चर्चित पत्थर हीरा की। हीरा काफी कीमती है और कीमत उसकी इसलिए है कि वो चमकता है, अंधेरों में भी चमकने की वो विशेषता रखता है कि कम प्रकाश में भी वो चमकता है। तो क्या हो सकता है वजह इसके पीछे? क्या वो एक दर्पण से ज्यादा परावर्तन करता है कि चमकता है? क्यों करता है? एक यहाँ पे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको।
पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। हीरे की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, ना, इस प्रकार से हीरे की बनावट होती है। और जब मान लिया कि इस प्रकार से ऐसे कोई प्रकाश इसमें आपतित हुई, इसकी जो सतहें हैं हीरा की, जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का है कि ये किरणें इस सतह से टकराएंगी, इसके बाद इससे टकराएंगी, इसके बाद इससे टकराएंगी और फिर इधर की तरफ आएंगी। ये फिर सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम, थोड़ा सा ये किरणें ऐसे हो जाएंगी। यानी ये किरणें बार बार हीरा के अंदर परावर्तित होती है। इनका पूर्णांतरिक परावर्तन होता है हीरा के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से किरणें इस हीरा के अंदर प्रवेश की। इसकी सतहें इस प्रकार की हैं, सतहों का बनावट ऐसा है कि पहले सतह से दूसरे पर, दूसरी सतह से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, यानी हीरा के अंदर किरणें बार बार परावर्तित होती हैं। और जब परावर्तन होगा वहां से किरणें, वहां से सतहें चमकीली दिखाई देंगी। तो हीरा की बनावट के कारण हीरा के अंदर किरणों का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, इसलिए हीरा चमकता है। ठीक है, यही घटना रेगिस्तानी इलाकों में भी देखने को मिलेगी। हम जा रहे हैं, पीच वाली सड़क है, उस पे देखेंगे तो काफी दूर हमें पानी दिखाई देगा। ऐसा महसूस होगा कि सड़क पे पानी है। फिर जब करीब जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उतना ही दूर जाएंगे, आगे फिर हमको पानी दिखेगा, वहां जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। या रेगिस्तानी इलाका है, चारों तरफ बालू ही बालू है, तो वहां देखेंगे छोटे छोटे जो भी वहां झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं या कोई गाड़ी वगैरह खड़ी है, तो ठीक उसके नीचे उसका इमेज दिखता है, उसके नीचे उसका प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन जब नजदीक जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक दृष्टि भ्रम होता है। इस दृष्टि भ्रम को मृग मरीचिका कहते हैं, मिराज कहते हैं। मिराज, मृग मरीचिका, ये एक दृष्टि भ्रम है जिसका कारण है पूर्णांतरिक परावर्तन। यदि हमारे वायुमंडल में भी पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। इसकी हम लोग व्याख्या थोड़ी सी कर लेते हैं। गर्मी के दिनों में जब तापमान गर्म होता है, यहाँ की हवाएं गर्म होंगी, तो चूंकि ऊपर से लगातार नीचे की तरफ हवा सघन है, लेकिन गर्मी के दिनों में जब धरती काफी गर्म हो जाएगी तो वहां की हवा गर्म होकर के थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, नीचे बन जाएगा विरल माध्यम। तब ऊपर से आने वाली हवाएं जो होंगी वो ऐसा महसूस करेंगी कि हम तो हमेशा लगातार विरल से सघन की ओर आ रहे थे, सघन है नीचे। लेकिन जब नीचे की हवा गर्म होकर के तापमान पाकर थोड़ी सी ऊपर उठ गई है, नीचे हवा कम हो गई है, ऊपर सघन माध्यम और नीचे विरल माध्यम, तब ये घटना देखने को मिलती है कि किरणें विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हैं। रेगिस्तानी इलाकों में जहां पे भी तापमान ज्यादा है तो उनका पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। पूर्णांतरिक परावर्तन होने जैसी कुछ घटनाएं वहां दिखती हैं। हम एक यहाँ पे डायग्राम खींचते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे कोई पेड़ हो गया, मान लिया जाए ना, कोई वृक्ष यहाँ पे है धरती पर, और यहाँ आप में से कोई विराजमान है, तो यहां से आने वाली किरणें कुछ इस प्रकार से आएंगी। यहां से चली थी विरल माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम, सघन माध्यम, लेकिन कुछ इस स्थिति में आने के बाद यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ गई हैं, तब ये अपना विलंब की तरफ झुकेंगी, विलंब की तरफ झुकेंगी
और झुकती झुकती तब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही होंगी। तो हम यहां से इसको देखेंगे तो हम सीधा भी देखेंगे, पहली स्थिति सीधा भी ऊपर से देखेंगे। अगर हम सड़कों पे देखेंगे, जमीनी स्तर पे देखेंगे, तो ठीक इसके नीचे इधर इसका हमें प्रतिबिंब, यहाँ नीचे कैमरे कट रहे हैं है ना, इसलिए हम इसका छोटा ही चित्र आपको दिखा सकते हैं कि हमारे देखने की प्रवृत्ति चूंकि सीधी है और यह किरणें ऐसे क्रमशः ग्रेजुअली धीरे धीरे परावर्तित होती हुई दिखती है उसी माध्यम में, हवा में ही, और यहाँ से मुड़ी हुई हमारे आंखों तक पहुंचती हैं। तो हम सीधा देखेंगे, एक बार यहाँ देखेंगे वही पेड़ यहाँ दिखेगा, और जब इस रास्ते से देखेंगे, नीचे देखेंगे, यही पेड़ उसके नीचे उल्टा दिखाई देगा। ये सभी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। करीब जाते हैं तो नीचे कोई पेड़ नहीं होता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं मृग मरीचिका, मृग मरीचिका कहते हैं, मिराज। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक कांच का पारदर्शी टुकड़ा है, उसकी एक विशेष बनावट होती है कुछ इस प्रकार की। कुछ इस प्रकार के त्रिभुजाकार बनावट वाले, जिसको बाहर से देखने पे एकदम प्रत्यक्ष त्रिभुज जैसा दिखता है ना, ये प्रिज्म है। ये विशेष कोण पर झुके हुए किसी पारदर्शी माध्यम का एक ठोस रूप है, जिसमें 5 सतहें होती हैं और कोई भी 2 संलग्न सतहें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। और ये विशेष कोण पे जो झुकी होती हैं, इन कोण को कहते हैं हम लोग ए प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। इस प्रिज्म कोण को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? प्रिज्म कोण यहाँ भी हो सकता है, कोई यहाँ पे भी कल्पना कर सकता है, कोई यहाँ पर भी इस कोण को भी प्रिज्म कोण होने की कल्पना कर सकता है। तो प्रिज्म कोण का निर्धारण कैसे करेंगे हम लोग? उसका तरीका यह है कि ये प्रिज्म है, प्रिज्म के जिस सतह पे प्रकाश आपतित होगी, जिस सतह से प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी और जिस सतह से अपवर्तन के बाद निर्गत होगी, जिस सतह में से प्रवेश की, जिस सतह से बाहर निकली, इन दोनों ही सतहों के बीच का जो कोण बना होगा, दैट इज ए प्रिज्म कोण। ठीक है, अगर प्रकाश किरणें यहां से प्रवेश करेंगी, यहां से निकलेंगी, तो ये हमारा प्रिज्म कोण होगा। अगर इस सतह से निकली, प्रवेश की, यहां से निकली, तब ये वाला कोण प्रिज्म कोण। ठीक है, जिस सतह से प्रकाश आपतित हुई, जिस सतह से प्रकाश बाहर निकली, इन दोनों सतहों के बीच का कोण प्रिज्म कोण होता है। अब ये प्रिज्म जो है विशेष तरह की ठोस पदार्थ, पारदर्शी होना चाहिए इसको। ये कांच का होगा, शीशे का होगा, और लो क्वालिटी वाले फाइबर के भी हो सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जो प्रिज्म का काम हम लोग लेंगे, किस लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, वो बेहतर होगा कि बेहतरीन कांच का हो, क्योंकि कांच एक अच्छा पारदर्शी पदार्थ है। तो प्रिज्म के द्वारा भी अपवर्तन होता है। कैसे होता है प्रिज्म का अपवर्तन, थोड़ा सा देखा जाए। प्रिज्म का अपवर्तन बड़ा ही विचित्र घटना प्रस्तुत करता है। प्रिज्म है, क्योंकि प्रिज्म तो ठोस है, ठोस है तो क्या होगा, सघन, इसके आसपास विरल माध्यम है। पानी होगा तो भी विरल, हवा में रखे हैं तो भी विरल।
तो यहां से कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से मान लिया कि इसमें प्रवेश की, ये सघन माध्यम है, ये सीधा इस प्रकार से न जा करके थोड़ी सी मुड़ेगी और जब यहां से पार करेगी तो हम देखेंगे कि ये 7 भागों में बट जाती है ना। ये किरणें जब प्रिज्म से बाहर निकलेंगी तो 7 भागों में बट भी जाती हैं। 2 बातें, एक बार इसका अपवर्तन भी हुआ, अपने पुराने वाले रास्ते से मुड़ भी जाती हैं और साथ ही साथ कुछ भागों में बट भी जाती हैं। तो एक विचित्र सी घटना है, जब ये किरणें बट के निकलेंगी तो एक रंगीन पट्टी का निर्माण करती हैं। ये काफी रंगीन पट्टी होगा जिसको हम लोग वर्णपट कहते हैं। वर्णपट, स्पेक्ट्रम। चूंकि प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपने अवयवी 7 रंगों में बट जाती हैं। तो ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है ना। इसको हम लोग निचले कक्षाओं में पढ़े हैं विबग्योर, नीचे की तरफ से क्रमशः इस प्रकार से ये 7 रंग होते हैं। सबसे ऊपर रेड होगा, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। बैनी आह पिनाला ऐसे भी कर सकते हैं इसको। बैजानी पिनाला 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 रंग होते हैं सूर्य प्रकाश में। तो प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान प्रकाश की किरणें 7 अवयवी भागों में बट जाती हैं। अब ज्यादा में भी बढ़ती हैं तो हमें उससे नहीं लेना देना, क्योंकि हम जिसको देखेंगे, जो दृश्य स्पेक्ट्रम है, हमारे आंख के देखने की एक सीमा है कि हमारी आंख कहां तक इसको देख सकती है। हमारी आंख कहां तक देख सकती है, उसके देखने का एक समय के लिमिट है कि हम किस प्रकार के प्रकाश को देख सकते हैं। तो उसकी सीमा है कि उसका तरंगदैर्ध्य 440 है ना, 400 लगभग 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर न्यूनतम। इससे कम का होगा तब नहीं देख पाएंगे, और अधिकतम 700। 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज का है तो वो हमारे लिए दृश्य है, हम उसको देख सकेंगे। तो इसका नाम होता है दृश्य स्पेक्ट्रम। इससे कम वाला होगा नहीं देख पाएंगे, इससे ज्यादा होगा तो भी नहीं देख पाएंगे। तो जो नहीं देख पाते हैं वो अवरक्त किरणें हैं ना, तो उससे हमको नहीं मतलब है। जिसको हम देख सकते हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो ये प्रिज्म का अपवर्तन है कि प्रिज्म के एक सतह से प्रकाश जब प्रवेश की इसके अंदर, तो बाहर निकलते निकलते ये अपवर्तित भी हुई और बटना भी शुरू हो गई, 7 भागों में बट भी गई। तो बट जाती है 7 भागों में, तो इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसको। और वर्ण विक्षेपण के बाद जो 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, ये पट्टी वर्णपट या स्पेक्ट्रम कही जाती है। ठीक है, और इस अपवर्तन में जो किरणों का विचलन हुआ, इसमें याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा विचलन नीचे वाले का होता है, सबसे कम विचलन की बात करेंगे तो मिनिमम यानी सबसे कम जो होता है वो बैगनी का होता है, वायलेट का। और सबसे ज्यादा होता है बैगनी का, और सबसे कम जो होता है
ये लाल का होता है, सबसे कम लाल का। विचलन सबसे ज्यादा बैगनी किरणें देख सकते हैं सबसे ज्यादा मुड़ के नीचे है, और लाल वाला थोड़ा ही सा मुड़ा है सबसे ऊपर है। तो इसका भी कारण है कि इसका जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, सबसे कम है। जिसका तरंग दैर्ध्य कम है तो वो ज्यादा मुड़ गया, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक है तो बिना मुड़े हुए थोड़ा ही सा मुड़ा आगे बढ़ गया ना। तो अब इस विचलन से यहाँ पर एक और बात हम लोग सीखेंगे कि प्रिज्म किसी प्रकाश किरणों को कितना मोड़ता है। प्रकाश आप उसमें प्रिज्म अपने अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश को निर्गत करता है, जब बाहर निकालता है, इस दौरान कितना मोड़ता है उसकी भी एक माप होती है। उस माप को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। उस विचलन कोण को एक छोटे से चित्र आरेख द्वारा हम यहाँ देख सकते हैं। ये इस प्रकार का कोई प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, यहाँ से प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करेंगी। यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश किरणें सीधा इस तरह से ऐसे निकल जाती, लेकिन ये किरणें क्या करेंगी, ये किरणें ऐसे मुड़ के निकलती हैं। जब किरणें मुड़ जाएंगी तो यहां से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये किरणें यहां से न आकर के कहीं यहां से आ रही हैं, यहां से आ रही हैं, और इनके बीच कुछ न कुछ कोण तो बन रहा होगा। आपतित किरण और निर्गत किरण, ये निर्गत किरण और ये हो गया आपतित किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण जो होगी प्रिज्म के लिए, प्रिज्म में प्रवेश करने वाली किरण और प्रिज्म से बाहर निकलने वाली किरण, इन दोनों दिशाओं के बीच जो कोण बनेगा वो हमारा कहा जाएगा विचलन कोण। विचलन कोण इसको डी द्वारा या डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। डी या डेल्टा द्वारा इस विचलन कोण को सूचित करते हैं। ये वो कोण है जो आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच बनता है। और प्रिज्म को विशेष तौर से इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि प्रिज्म अगर किसी पतले सोर्स से, किसी पतले छिद्र से किरणों को इस प्रिज्म पे आपतित कराया जाए तो ये अपवर्तन के बाद उन किरणों को 7 भागों में बांट देता है, वर्ण विक्षेपण की क्रिया कर देता है। इसलिए इस प्रिज्म का अध्ययन किया जाता है। हमारे ब्रह्मांड में भी प्रिज्म की भांति काम करने वाली कुछ घटनाएं होती हैं, जिसको हम लोग रंग बिरंगी संसार में और मानव नेत्र के बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे मानव नेत्र वाले चैप्टर में, है ना। अभी अपवर्तन को लेकर के इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। और अपवर्तन से संबंधित एक विशेष उपकरण होता है लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, आप नाम सुने होंगे ना। 8वां क्लास में आप इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किए भी होंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या है, लेंस किस प्रकार से अपवर्तन करता है, और आप लोग इस वीडियो को देखिए ना। और इसको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो जो बच्चों के द्वारा कमेंट आता है सर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए वगैरह वगैरह, तो आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। तो ठीक है, फिलहाल इतना ही रहेगा।